वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए हमने देखा कि बहुत सारे लोग मैदान अमल में आए, लेकिन वो लोग जो कि जिनका हम कहते हैं ना कि चीदा चीदा लोगों में शामिल हैं और अपनी तमाम तर खिदमात वो सर अंजाम दे रहे हैं ताकि इनकी रिहेबिलिटेशन का काम जो है वो मुकम्मल किया जाए। सैलाब मुतासरीन को मुकम्मल तौर पर रिलीफ देने के लिए अखुवत फाउंडेशन का किरदार, अगर हम ये कहें कि बिल्कुल लीडिंग है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। किस तरह से इनकी इमदाद की जा रही है रिलीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, खाना, कपड़े, बहुत सारा काम होता है जी जो कि आपको करना होता है। घर तो वैसे बेचारों के चले गए, उनके लिए अब क्या किया जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब फाउंडर एंड चेयरमैन हैं जी अखुवत फाउंडेशन के, अपने प्रोग्राम में उनको वेलकम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। जब कभी भी मुल्क पे कोई आफत आई है, चाहे वो कोविड की सूरत में आई, चाहे वो सैलाब या जलजिले की सूरत में आई, हमने देखा हमेशा अखुवत फाउंडेशन जो है वो पेश रही है। चैलेंजिंग भी होता है क्योंकि ये कुदरती आफात जो होती है ना, इससे पहले आपने कोई तैयारी नहीं कर रखी होती, एकदम से आपके सर पे परेशानी आ जाती है। अखुवत ने किस तरह से सैलाबज़दा इलाकों में जाके विज़िट किया, किस तरह से जाके पता चलता है ना कि लोगों को आखिर ज़रूरत किस किस चीज़ की है, कैसे काम का आगाज़ किया? जी देखें, पहली बात तो यह है कि अब एक आलमोस्ट एक रूटीन बन गई है हमारे यहाँ, ये कुदरती आफात को आना, और कभी ज़लज़ला है, कभी बारिशें हैं, कभी सैलाब हैं, कभी और मामलात हैं। तो बहुत सारे अच्छे अदारे जो हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट भी हैं। हुकूमत तो तैयार होती ही है, लेकिन अब अदारों ने भी अपनी तैयारी कोई इस किस्म की कर रखी होती है कि जब भी एक्सपेक्टेड होता है कि खुदा न खास्ता ऐसा कोई हंगामा होने वाला है या कोई ऐसी सूरत हाल, तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ तैयारी करते हैं पहले से। तो हमने इसी तरह इस दफ़ा केपी से इस काम का आगाज़ होता है। केपी गिलगित कश्मीर में, वहाँ पे सडनली जब वो बारिश आई, वो दैट वाज सडन, मतलब है कि वो अचानक इतना कुछ पानी के रेले आ गए और तूफ़ान और लहरें और बारिश। तो हमने भी फिर वहीं से शुरू किया काम, बुनेर में, सवात में, सवाबी में, बाकी जो इलाके हैं, फिर गिलगित बल्तिस्तान में। तो हमने वहाँ पर सबसे पहले तो यही किया कि हम मेडिकल की टीम्स लेके पहुँच गए, खाना लेके पहुँच गए, राशन लेके पहुँच गए, कपड़े लेके पहुँच गए, और इससे बढ़कर ये कि हमारी टीम के लोगों ने जाकर उन लोगों को सहारा दिया, हौसला दिया, उनको ये एहसास दिया कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो ये देखें, ये इमोशनल स्ट्रेंथ जो होती है ना गम के लम्हे में, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देती है। बिल्कुल ऐसे आप संभल जाते हैं कि मतलब आप तन्हाई का, बेबसी का शिकार नहीं होते। तो वो बहरहाल वो सारा सिलसिला चलता रहा। तो अद्वियात भी दी गई और बाकी चीज़ें, खाना, राशन। डॉक्टर साहब, आपके पहले से ही ऑफिसेज इन इलाकों में होते हैं कि? जी नहीं, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में तकरीबन कोई 800 के करीब दफातर हैं। अच्छा। तो इस इलाके में भी, जैसे मैं केपी का जिक्र कर रहा हूँ और गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र कर रहा हूँ, तो वो दफातर हमारे मौजूद होते हैं, लेकिन वो हमारा दूसरा काम करते हैं। यानी कर्ज़ों का आपको पता है ना कि छोटे कर्ज़े बगैर सूद के वो लोगों को देते हैं, लेकिन हमने उनको इस तरह से अपने स्टाफ को तैयार किया हुआ है कि गोइंग बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। बुनियादी काम तो हमारा एक डेवलपमेंटल ओरिएंटेड है ना, कि हमने कर्ज़े देने हैं, लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करना है, कारोबार करवाना है। तो लेकिन हमने, चूँकि जैसे आपने कहा कि हमारी ये बदकिस्मती से हर साल इस किस्म की दूसरे साल को आफत आती है, तो हमने अपने उन स्टाफ को और फिर वो उन बोरोअर्स को जो उस इलाके में रहते हैं बतौर रज़ाकार, हमने थोड़ा सा रिलीफ के लिए तैयार किया होता है कि इस तरह के कामों में आपको आगे बढ़ना है और रज़ाकाराना तौर पर ये खिदमत। और वो जब रज़ाकार शामिल हो जाते हैं ना, क्योंकि वो इलाके के खदोखाल से वाकिफ होते हैं, वहाँ के लोगों को भी जानते हैं, किस इलाके में मसला ज़्यादा है, सो उनको ज़्यादा पता होता है। और ये बात तो अपनी जगह पर अहम है कि वो उस इलाके के होते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि उनको एक म्यूचुअल सपोर्ट सिस्टम मिलता है। एग्जैक्टली। कि वो दे आर नॉट वेटिंग कि जी कोई कराची से, कोई लाहौर से, कोई पेशावर से बंदा आएगा। वो खुद ब खुद एक बाहमी इमदादी निज़ाम तश्कील पाता है। तो वो इस तरह से हमने आगाज़ किया। फिर जैसे जैसे पानी सैलाब के साथ साथ, दरियाओं के साथ साथ हम भी सफ़र करते रहे, सतलुज में, फिर रावी में, फिर चनाब में, और फिर अब इस वक्त हमारा फोकस है जनूबी पंजाब के मुजफ्फरगढ़ का डिस्ट्रिक्ट, ख़ास तौर पर वहाँ पर अलीपुर, में खासा नुकसान, कुरैशीपुर,
ये सारे, फिर उज शरीफ में बहुत सारा काम है, मतलब नुकसानात हुए। तो ये इब्तदा में हमने यही काम किया, पर्सनल प्रेजेंस, स्टाफ की प्रेजेंस, तकवीयत का एहसास कि तुम अकेले नहीं हो, खाना, कपड़े, टेंट, शामियाने, मच्छरदानियाँ और राशन। तो इसके साथ साथ फिर मेडिकल कैंप्स, अद्वियात, जिस हद तक अब ये मैं नहीं कह सकता इन चीज़ों का भी बैकअप आपके पास मौजूद होता है? जी, वो देखें, इट टेक्स फ्यू डेज। आपने मतलब है कि खैमा ख़रीदना है तो मिल जाएगा, आपने मच्छरदानियाँ ख़रीदनी है तो मिल जाएंगी, और अच्छे लोग हैं वो कम कीमत पे भी दे देते हैं। फिर आपने अद्वियात ले लेनी है, रज़ाकार मौजूद हैं, स्टाफ मौजूद हैं। देखिए, बात चीज़ है, हर चीज़ के लिए ना, अगर आप वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आपके अंदर जोश जज्बा है कि हाँ, तो अल्लाह ताला खुद ही रास्ते देगा। देखिए, आप पर खुदा न खास्ता कोई मुसीबत आती है तो आप तो भी तो हाथ पांव मारते हैं ना। जी, ऐसे ही है। तो ये ऐसे ही है कि जैसे हमारे भाइयों पर मुसीबत आई है तो हम नहीं तो कौन? बिल्कुल। हमें नहीं अगर उनकी मदद करनी तो ये सैलाब कभी हमारी तरफ भी रुख करेगा। मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। 2022 में तौसा शरीफ बीजी खान में है, तो वहाँ पर बहुत तबाही हुई थी। इस दफ़ा अल्लाह ताला की रहमत हुई, उस इलाके में ना, वहाँ पर ना बारिश ना हुई और पानी भी नहीं गया। इस दफ़ा तौसा शरीफ से काफ़िले निकले, उन जगहों पर गए जिनके लोगों ने उनकी मदद की थी। ग्रेट। दिस इज द स्पिरिट, दिस इज द नेशंस जो है ना, इसी तरह बनती हैं। मैं नेकी करूँगा, अल्लाह ताला मुझे तौफीक देगा, तो जिसके साथ करूँगा वो मेरे साथ नहीं तो किसी और के साथ वो बेशक पलट के आपके पास आती हैं चीज़ें, आएगी। मतलब देखें, हर चीज़ की बाज़गश्त, जब आप किसी गुंबद के नीचे खड़े हों, आवाज़ दें तो फिर कानों में आएगी। बेशक। नेकी भी ऐसे ही, आप नेकी करेंगे कभी ना कभी, किसी न किसी वक्त, किसी न किसी सूरत में वो लौट के आती है। तो ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि उन लोगों ने वो मुश्किल और कठिन लम्हात फरामोश नहीं किए जब वो बेबसी के आलम में थे और किसी ने उनका हाथ थामा था। तो उन्होंने कहा कि दिस इज द टाइम टू रेसिप्रोकेट। हमें भी इसी जो इनका जो लोगों ने हमारी मदद की थी, उसने सलूक किया था, हमें उसको लौटाना। तो इस तरह से फिर बाकी जगहों पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि रिलीफ के साथ अब हमारा मुस्तकबिल का जो प्लान है ना, वो इससे बड़ा है। रिलीफ तो ठीक है, 10 दिन 15 दिन महीना, लेकिन असल मामला यह है कि इन लोगों ने अपने पाँव पे खड़े होना। सर, सबसे बड़ी बात तो घर होता ना, जो उन्होंने अपने घर बनाना, वो बहुत बड़ा चैलेंज। घर देखें, घर में क्या है कि दीवार भी ना रही, छत भी ना रही, गला ना रहा, कपड़े ना रहे, चारपाई भी टूट गई, पर आ गए, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। तो अब हम इस सिलसिले में ज़्यादा मुतफक्किर हैं और प्लानिंग कर रहे हैं और इंस्पायर कर रहे हैं। आपकी तवस्सुत से हम लोगों तक पहुंच रहे हैं कि एक हमने रिहेबिलिटेशन फ़ंड बनाया, और ये हमने सीखा था 2022 में। 2022 में हमने रिलीफ के बाद जब रिहेबिलिटेशन की तो हमारे पास अच्छे खासे लोगों ने सपोर्ट की, तो हमने 6000 घर बनाए थे। सही। वो घर जो टूट गए, गिर गए, बिल्कुल मुनहदम हो गए, तो उन लोगों ने कहा जी हमें आप पैसे ना दें, अब आपने हमें खाने में तोहफा की सूरत में खाना दे दिया, बाकी चीज़ें, अब आप हमें सिर्फ कर्ज दे दें। हमारे पास बाले, शतीरियाँ, खिड़कियाँ पड़ी हुई हैं, सिर्फ दीवारें गिरी हैं, हमने उनको खड़ा करना है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इतना चाहिए। तो वो हमने फिर उनको कर्ज हसन दिया। 6000 घर तामीर हुए। और आपके लिए सबसे बड़ी, मैं कहता हूँ इस कौम के लिए खुशी की बात यह है कि जितने पैसे हमने 6000 घरों की सूरत में दिए थे वो 100% वापस भी आ गए। ये सबसे अच्छी बात है। और अब वो जो वापस आए, अब इस सैलाब में हमारे काम आएंगे, हेल्प हो जाएगी। वो एक रिवॉल्व करेगा ना जी, गर्दिश करेगा। वो पैसा किसी ने इस्तेमाल किया, उसकी ज़रूरत पूरी हो गई, फिर उसने वापस कर दिया। ज़ाहिर है वो कोई काम तो करता है, कोई वो हमारे ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं है। तो इस दफ़ा हम 3 तरह के इसकी बहाली के लिए काम सोच रहे हैं। सबसे पहले घरों की तामीर या मुरम्मत जी, और उसके साथ साथ फिर हम उनको छोटे कर्जे देना चाहते हैं कि वो अब गंदम बीजेंगे वो या कोई और फसल बीजेंगे, उसके लिए ज़मीन की तैयारी, खाद, बीज, अद्वियात। ज़ाहिर बात है, फिर उन्होंने अपने गुजर बसर भी तो करना है, कहाँ से करना है? तो वो आप मुसलसल तो आप उनको खाना नहीं देंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके लिए फिर किसी का कारोबार अगर सैलाब की नज़र हो गया तो फिर उसको कारोबार के लिए पैसे। तो ये घरों की तामीर के लिए, ज़राअत के लिए, कारोबार के लिए, लाइव स्टॉक के लिए, ये असल में
हम बेसिकली अखुवत इज़ अ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो रिलीफ का काम जो हम करते हैं ये तो एक इजाफी काम है। बेसिकली ये किया जाता है कि उनको उनके पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की जाती है, सस्टेनेबल उनको बनाया जाए, उनको अपने सेल्फ रिलायंट बनाया जाए। और ये देखें बड़े से बड़े लोगों को भी कारोबारों में नुकसान हो जाते हैं, बेशक, तो उन्होंने कभी, आप ये नहीं है कि वो शख्स जो आज नीचे गिर गया वो भिखारी बन जाए, वो फिर से खड़ा होता है। नो डाउट, सिर्फ उसको खड़ा होने के लिए एक सहारा चाहिए, सहारा चाहिए और मेहनत चाहिए, बस मेहनत का जज्बा आप यकीन करें इन लोगों में है। अच्छा, ये मेहनत का जज्बा ही है, तो ये सदियों से ये दरियाओं के किनारों पर आबाद हैं, और सदियों से दरिया जो है ये इनके घरों को बहा कर ले जाने की आदत अपनाए हुए है। ये कोई नई बात नहीं है। 2, 4, 5 साल के बाद बड़े से बड़ा तूफान आता है, तो वो दरियाओं से जितनी दूर भी हों, बाज़ वक़्त पानी इस कदर वसअत इख्तियार कर लेता है कि करीबी शहर भी उसमें मुतासर होते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, इनकी साइकी में है हमारे लोगों की कि किसी मुश्किल का मुकाबला कैसे करना है। आप देखें जंग होती है तो भी हमारी कौम कितनी मुश्किल का मुकाबला करती है, तो कुदरती आफात में भी मुकाबला करती है, ह्यूमन डिज़ास्टर्स में भी मुकाबला करती है। तो ये एक रेजिलियंस जो है ना पाकिस्तानी कौम में, ये मेरा एक एजाज़ है, ये हमारे लिए एक ताकत है, ये हमारे लिए एक पैगाम है कि हमने हथियार नहीं डालने। तो डॉक्टर साहब, मुतासर तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो सिलेक्शन किस बुनियाद पे की जाती है, किन लोगों को सिलेक्ट किया जाता है? ऑल्दो ये भी एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है, क्या आप कहते हैं अच्छा किसी के साथ ज्यादती ना हो जाए? जी नहीं, वो इसमें देखें ना, सबसे पहले तो हमें पता लग गया, आपको भी पता लग गया कि किन इलाकों में ज़्यादा एरियाज हैं, हाँ वहाँ चले गए, फिर हम डोर टू डोर सर्वे करते हैं। अच्छा, और सर्वे ऐसे नहीं होता कि मैंने या हमारे लोगों ने किया, हम एक कम्युनिटी का ग्रुप बना लेते हैं, 2, 4, 5, 7 लोग जो उसी गाँव के रहने वाले होते हैं, तो उनके साथ हम घर घर जाते हैं। ये यहाँ बैठ कर फैसला नहीं होता कि किसकी मदद करनी है, तो मैदान अमल में निकल के लोगों से मिल के, बेशक काम कम हो। आपके पास इनफ लोग हैं जो ये तमाम काम करते हैं? जी जी, मतलब देखिए ना, मैंने आपको बताया कि 800 के करीब हमारे दफातर हैं। Great. तो बाज़ औक़ात जिन इलाकों में हालात ख़राब नहीं हुए, वहाँ से 15 दिन 20 दिन के लिए हम लोगों को वहाँ ले जाते हैं जहाँ पर हालात ख़राब हुए, क्योंकि उन्होंने बुनियादी तौर पर बेसिक टूल्स तो उनको पता है ना, सर्वे कैसे करना है, जी ऐसे किसी शख्स के बारे में मालूमात कैसे लेनी है कि ये ज़रूरतमंद है, यहीं का रहने वाला है, ये गरीब है, किस तरह का है। तो ये एक हमारा बाकायदा एक सर्वे का एक फॉर्म होता है, उस पर हम सर्वे करते हैं, फिर हम उससे असेस करते हैं, ख़ुद उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, घर बनाना चाहते हो, कारोबार करना चाहते हो, ज़राअत करना चाहते हो। तो ये नहीं हम कहते कि जी हम हर शख्स के पास पहुँच जाएंगे या हर शख्स के लिए ये सारी चीज़ें, मखसूस एरियाज़ में जिस हद तक पॉसिबल है। और ये इसका इन्हसार जो है ना वो हमारी कौम पर है, बेशक वो हमारे देने की जो ख्वाहिश और लज्जत है ना उस पर है कि हम कैसे समझते हैं। एम्पैथी क्या है कि अगर हम समझें, एक लम्हे के लिए गौर करें कि अगर इस शख्स की जगह मैं होता, मेरा घर बह गया होता, मेरे जानवर बह गए होते, मेरी फसल डूब गई होती, तो जब ये एम्पैथी आती है किसी मुआशरे में, तो फिर वो लोग अपने हिस्से की खुशियाँ किसी और को भी देते हैं। तो फिर लोग अतियात भी देते हैं, फिर लोग वक्त भी देते हैं, फिर लोग कुर्बानी भी देते हैं। तो ये फिर इस तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि किसी ने एम्पैथी का इजहार किया तौसा शरीफ से, और फिर वो वहाँ पर एक कल्चर बन जाता है। लोग कहते हैं कि नहीं, ये हमारी एक रवायत है कि जब किसी की मुश्किल में कोई आए, हमें मुश्किल में मदद उसकी करनी है, ये रवायत है हमारी। अब जो आपने इनिशिएटिव लेना है वो आप घर बनाने जा रहे हैं, सो इसके लिए किस तरह से काम किया जाएगा? कर्ज हसन दिया जाएगा? हम लोगों को भिखारी नहीं बनाते। देखें, इस सैलाब से पहले जो उन्होंने घर बनाया था वो किसी से पैसे मांग के नहीं बनाया, बिल्कुल ऐसे अपनी मेहनत से बनाया, या किसी दोस्त से या किसी रिश्तेदार से कुछ पैसे लिए और वो बना लिया और उसको वापस कर दिए। तो हम वो दोस्त बनना चाहते हैं उनका। हम उन्हें कहते हैं कि जी सैलाब की वजह से चलें, कोई गार्डर बच गए, कोई खिड़कियाँ बच गई, कोई रोशनदान बच गए, कोई दरवाज़ा बच गया, घर गिर गया, मिट्टी के घर हैं गिर गए, तो फिर कुछ मदद हमसे ले लें बहसियत एक दोस्त के, और फिर वो आप वापस करें। वापस भी इसलिए करें कि आपके हमसाए का घर भी तो हमने बनाना है, वो भी तो हमारी एक जिम्मेदारी, एक फ़र्ज़ है। तो लोगों को अंदर ये एहसास पैदा किया जाता है कि अब
रिलीफ में तो जो कुछ आपको पेश किया गया वो तो एक तोहफा है, लेकिन अब रिहेबिलिटेशन के लिए, पाँव पर खड़ा करने के लिए। डॉक्टर साहब इसके लिए क्या खुला टाइम दिया जाता है, कोई टाइम फ्रेम कि आपने 1 साल में या 2 साल में, या आप आसानी से जब जब कर सकते हैं? डिपेंड्स कि आपने कितने पैसे लिए, अच्छा, और आपकी आमदनी कितनी है, दोनों को हम मैच करते हैं। फिर 2 से 3 साल में वो लोग कर्जा वापस कर देते हैं, वो ऐसा सा वापस कर देते हैं, और फिर वो ऐसे ही किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो वो रकम भी महफूज रहती है, गर्दिश भी करती है, लोगों को बाहमी तावन का एहसास भी होता है, और इस तरीके से हम लोगों को इंस्पायर भी करते हैं, एक म्यूचुअल सपोर्ट सिस्टम भी क्रिएट होता है। बट दोबारा से मैं ये बात कहूँगा, इसका इन्हसार सुनने वालों पर है, हमारे जो सामईन हैं, कि अगर आज हमारा घर महफूज है तो क्या ज़रूरी है कि कल को भी महफूज रहेगा। तो अगर आज हम किसी की मदद कर दें तो कल अल्लाह ताला ज़रूर किसी को भेजेंगे तो वो हमारी मदद करें। बिल्कुल। तो ये 1 लाख 2 लाख देने से हमारी कोई इतनी बड़ी। डॉक्टर साहब किस तरह से वो लोग जो कि डोनेट करना चाह रहे हैं, बहुत सारे ओवरसीज होते हैं, सो किस तरह से वो इसमें हिस्सा डाल? जी, हमारी अखुवत की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर अखुवत रिहेबिलिटेशन के नाम से, यानी हम इसको कहते हैं अखुवत बहाली कारवां। हम एक कारवां बनाना चाहते हैं जिसमें बहाली हमारा मकसद होगा। तो वो अखुवत रिहेबिलिटेशन के नाम से एक अलहदा से बैंक अकाउंट है, उसमें वो पैसे जमा करवा सकते हैं, और यूँ वो बहुत से। डॉक्टर साहब उसमें डिटेल्स भी होती हैं, देखें ना, अगर मैं कुछ अच्छा करना चाह रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पैसे कहाँ लग रहे हैं, जी। किस तरह से किसी के, तो बताया जाता है कि आपके आप जो पैसे दे रहे हैं सो वो इन जगहों पर लगेंगे। जी जी बिल्कुल। देखिए, जो हमने अगर फॉर एग्जांपल 100 घरों के लिए आपके पास पैसे आते हैं, या आपके पास जो पैसे आते हैं आप उससे 100 घर बनाते हैं, तामीर करते हैं, तो उन 100 हाउसेज की तफसील होगी हमारे पास, कहाँ है, मालिक कौन है, शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, घर बन गया, तस्वीरें उस घर की, ये सारा डाटा हमारे पास मौजूद होता है। कोई शख्स कहे कि मुझे दिखाएं तो हम उसको बड़ी खुशी से दिखाएंगे, ताकि लोगों को ये एहसास हो कि उनका पैसा सही जगह लगा है। बिल्कुल, ये तो बहुत अहम है। चलिए जी, ये तो हो गया जी रिलीफ के पेश नज़र सैलाब मुतासरा इलाकों में जो अखुवत। इसके अलावा सर क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं आजकल? वो तो आपको पता है, हमारे 2 ही काम हैं, लोगों को छोटे कर्जे दे के कारोबार कराना, अपने पाँव पे खड़ा करना, और तालीम हमारा बहुत बड़ी, क्योंकि असल कौम की तामीर जो है ना किसी भी, वो तालीम के ज़रिए से होती है। तो हमने यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह बना रही है, उसमें बच्चे पढ़ेंगे, यही बच्चे वो काम जो हम नहीं कर सके, तो यही चिराग जलेंगे मुस्तकबिल में। और ये इस कौम को इसी एक्चुअली ये जो जज्बा हम कह रहे हैं ना, ये जो काम हम कह रहे हैं, ये मवाख़ात है। बिल्कुल, यानी एक शख्स की मदद करे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम। तो यही शम्मा हम इन बच्चों में के सीनों में रोशन करने की कोशिश करते हैं। और मेरे ख्याल से वो चीज़ें हैं कि जिनका सवाब पलट कर आपकी तरफ लाजमी आता है, क्योंकि आपका मॉडल ही ऐसा ना, आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा कर देगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वी होप कि इसी तरह से आप ये ज़बरदस्त काम करते रहें, और नो डाउट जो लोग इसमें हिस्सा डालते हैं उन तक भी इसका सवाब पहुंचता है, लेकिन एक लीडरशिप ओन करना एक सिस्टम को, नो डाउट वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको डॉक्टर साहब लेके चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, गुड लक। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में जी स्पेशल गुफ्तगू होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बाहर तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद होते हैं, और अब ये रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि बेशक आपकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी हो जाती है, आपको मज़ीद आगे मौके मिलते हैं, बट इशू ये है कि प्रॉपर गाइडेंस स्टूडेंट को नहीं मिल पाती है। यहाँ पर कुछ बताया जाता है, जब आप वहाँ चले जाते हैं तो आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे में हम आपको जो है आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं, आपको बताएंगे कि अगर आप कौन से मुल्क में जाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरी है, और किस तरह से बेस्ट टाइमिंग क्या है, बजट क्या होता है, कौन कौन से स्टूडेंट्स जा सकते हैं। इस पर बात करनी है जी HR कंसल्टेंट है मोहसिन जैदी साहब, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू। वालेकुम सलाम। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये रुझान ना बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ता जा रहा है, स्टूडेंट्स चाहते हैं, लड़कियाँ हों लड़के हों, कि हम बाहर जाएँ और बाहर जाके तालीम हासिल करें। कौन से ममालिक ऐसे जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं? सबसे ज़्यादा लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ तो USA है, फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो US और UK है, फिर इसके बाद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया को कंसीडर किया जाता है एज ए लॉन्ग टर्म सेटलमेंट भी आफ्टर कम्प्लीटिंग डिग्री। तो इनकी हर एक की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कॉस्ट फैक्टर्स आ जाते हैं, तो उसको अकॉर्डिंगली जो स्टूडेंट जहाँ पे फिट इन होता है हम उसको उसके अकॉर्डिंगली गाइड करते हैं।
अब आजकल के सिनेरियो के अकॉर्डिंगली हम बात करें तो मोस्ट पॉपुलर तो इस यूके है, क्योंकि थोड़ी सी लीनियंसी है, वहाँ पे वीज़ा इजीली मिल जाता है। सबसे टफ आजकल कनाडा चल रहा है, तो उसकी प्रॉपर वीज़ा फाइलिंग के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट को किन यूनिवर्सिटीज़ में किन प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई करना चाहिए, उसको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। फिर ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा था, लेकिन अब थोड़ा सा इजी होना शुरू हो गया है। अब उन्होंने थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी शुरू कर दी है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम जब एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वीज़ा भी मिलेगा। टाइमली अप्लाई करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि हमें कब अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, इससे पहले कि कब अप्लाई करना है, अब कुछ लोग इंटर किया तो बाहर जाना चाह रहे हैं, जी जा सकते हैं। बेस्ट चीज़ कौन सी है कि आपने मास्टर्स किया हो, बैचलर्स किया हो, या फिर अब कुछ आपके सब्जेक्ट्स मैटर करते हैं कि इन सब्जेक्ट्स में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं? तकरीबन सब फील्ड में मिल जाती हैं अपॉर्चुनिटीज़। हमेशा मैं यही कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि कोई भी फील्ड बुरी नहीं होती है, ग्रेड्स मैटर करते हैं। अच्छा, ग्रेड्स अच्छे होंगे आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, लो ग्रेड्स होंगे आप फाउंडेशन के रूट से चले जाएंगे। कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी हम अरेंज कर देते हैं, स्टूडेंट चला भी जाता है। अप्लाई करने के अहल कौन लोग होते हैं? यहाँ पे कुछ चीज़ों पे आइल्स का टेस्ट ज़रूरी होता है, ये चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी है ना स्टूडेंट्स को कि अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें पहले पता होनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले कि आपने कब अप्लाई करना है, एटलीस्ट 4 से 5 मंथ्स का प्रोसेस होता है। हम कनाडा की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, यूएसए की, तो अब अपॉइंटमेंट्स का इशू था यूएसए में, तो वो भी थोड़ा सॉर्ट आउट हो गया है, टाइमली अपॉइंटमेंट्स मिलना शुरू हो गई हैं। तो आपको क्लास स्टार्ट होने से एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स पहले अप्लाई करना ज़रूरी है। और यूनिवर्सिटीज़ की अपनी डेडलाइंस होती हैं एडमिशन्स की। कुछ अंडर ग्रेड के लिए जैसे कि स्कॉलरशिप्स की अगर आपने बात करते हैं तो हमें 1 साल पहले अप्लाई करना पड़ता है यूएसए में कॉमन ऐप के रूट से, कि आप पहले अप्लाई करते हैं, जनवरी में डेडलाइंस आ जाती हैं। तो उससे पहले आप अप्लाई करेंगे, प्रेडिक्टेड ग्रेड्स के साथ एएस के रिज़ल्ट्स होंगे, ओ लेवल्स का रिज़ल्ट होगा और स्कूल मार्क्स के रिज़ल्ट, अपनी प्रोफाइल को बेहतर करने के लिए जिसमें आप ज़्यादा इजीली अपने आप को शो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली फिर आपको कंडीशनल एडमिशन्स हमें रिसीव होते हैं, फिर हमें उनकी कंडीशंस मीट करनी है, जैसे कि आपने कहा आइल्स है, टॉफिल है, ये रिक्वायरमेंट्स मीट करने के बाद अनकंडीशनल ऑफर लेटर आता है और फिर हम वीज़ा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि आपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं कि ऑफ़र आ गया है तो वीज़ा भी आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, आपको प्रॉपर कंसल्ट करना पड़ता है, किसी से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी हाउ टू अप्लाई फॉर वीज़ा। तो उसमें क्या टेक्निकलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने चीज़ें चलनी है। सही। सो मुझे ये भी बता दीजिएगा कि बजट जो फ्रेंडली है वो कौन सी जगह है, क्योंकि आप ऑब्वियसली एक स्टूडेंट जो पढ़ रहा है उसके लिए अभी अपनी जेब से पैसे निकालना तो इतना मुमकिन नहीं होता, पेरेंट्स ने भेजना होता है, तो जहाँ पे बजट कम आ रहा हो वो कौन सी जगह है? बजट देखा जाए तो मलेशिया में भी बहुत आजकल ट्रेंड बढ़ गया है बजट इशू वजह से, कि उसमें आप इजीली अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस हैं जो वहाँ पे आपको सेम डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम उसको भी कंसिडर कर रहे हैं स्टूडेंट्स एज़ पर बजट। लेकिन स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, यूरोप में फ्री एजुकेशन का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। अब जो हालात नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से हम गवर्नमेंट को भी ये अपील करते हैं कि थोड़ी ऐसी स्टूडेंट्स के लिए इजी करें जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इजीली जा सकें। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं ना कि जहाँ बैरून मुल्क जा रहे हैं, तो चाहे यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, कि हम साथ साथ जाके कुछ अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ भी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है? कुछ कंट्रीज़ में हैं जिसमें यूके बहुत अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया सबसे बेस्ट है, कनाडा है, यूरोप में लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, यूएसए में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऑन कैंपस जॉब आप कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग डिग्री, आपको ओपीटी सीपीटी के रूट से 3 इयर्स जॉब अलाउ होती है। तो यूएसए एक अच्छी डेस्टिनेशन है अगर आपको वीज़ा मिल जाता है, उसमें अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं आप और आपके फंड्स आपको सपोर्ट करते हैं। मेन मकसद ये स्टूडेंट्स को समझाने का ही कि आप वो ऑप्शन चूज़ करें जो आप अफोर्ड कर सकते हैं और जिसके फाइनेंसेस आप इजीली शो कर सकते हैं। हाँ, ये है टेक्निकलिटी। इंग्लिश आना कितना ज़रूरी है? ये सबसे मेन तो रिक्वायरमेंट ही यही है कि ग्रेड्स के साथ आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो ही आपको एडमिशन मिलेगा ना। आइल्स है, टॉफिल है, कुछ लैंग्वेज टेस्ट हैं, ड्यूलिंगो है जो कि आप इजीली स्टूडेंट्स कर लेते हैं, ज़्यादा कॉस्ट फैक्टर भी नहीं है, वरना आइल्स अराउंड 65-70,000 का तो आइल्स ही आ जाता है। पीटी स्कोर भी जो हम करते हैं पियर्सन उसमें भी यही फ़ीस आ जाती है, लेकिन ये मैंडेटरी है।
ठीक कुछ मास्टर्स लेवल पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे कि एक आध दो कुछ ऑप्शंस होंगे ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में कि वो आपको MOI यानी कि मेमोरेंडम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश जो है उस पर आपको एडमिशन दे देती हैं। तो उस पर भी अगर आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में इस कैटेगरी में आती है जिसकी थ्रू आउट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हैं वो इंग्लिश में, जैसे कि लम्स है, फास्ट है, GIK है, इनके एक्सेप्ट करते हैं यूनिवर्सिटीज़ और आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर दे देते हैं, तो आइल्स वेव हो जाता है। सही। सो मुझे ये बता दीजिएगा कि टाइम कितना मैटर करता है। कुछ लोगों का हम देखते हैं वीज़ा जल्दी लग गया, कुछ का साल हर साल, तो रिस्ट्रिक्शन किन लोगों पर ज़्यादा लगती है? ये एम्बेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात है कि वो ज़्यादा बेहतर जज करते हैं कि सिक्योरिटी चेक पे बात चली जाती है कि इनका सिक्योरिटी चेक क्लियर नहीं हो रहा। फिर कुछ कंट्रीज़ कनाडा 3 मंथ्स लेता है प्रोसेसिंग के लिए, तो उसने उसमें जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, जिनका फ्रीक्वेंट ट्रैवल है, जिनका सिक्योरिटी चेक क्लियर हुआ हुआ है, तो उनको किसी भी कंट्री में अगर अप्लाई करते हैं, उनकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो अराउंड 15 डेज़ में वीज़ा आ जाता है। लेकिन जो फर्स्ट टाइमर है तो वो देखते हैं कि इनकी सिक्योरिटी चेक में इनका इंटरेस्ट क्या है, ही इज़ ए जेन्युइन स्टूडेंट और नॉट, इसके पास फंड्स प्रॉपर अवेलेबल हैं या नहीं हैं, तभी वो आगे इनको वीज़े के लिए परसू करेंगे। वरना वो तो रिजेक्ट कर देंगे कि आपके पास लिमिटेड फंड्स हैं और आप डिग्री को एज ए पाथ पे लेके एंटर होना चाह रहे हैं हमारी कंट्री में जस्ट फॉर सेटलमेंट, तो इस रीज़न की वजह से वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। और सिंपल रिजेक्शन वेक रिजेक्शन होता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री हियर यू आर नॉट कमिंग बैक योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस। तो इस पर अब स्टूडेंट क्या करे, कोई कंसल्टेंट क्या है उसको कहेगा कि आप उसका भी कोई फॉल्ट नहीं है, स्टूडेंट का भी कोई फॉल्ट नहीं है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा UK में जा रहे हैं स्टूडेंट्स कि वहाँ भी ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। वहाँ पे तो डिग्री कंप्लीट करें, आप वापस आ जाएं, 1.5-2 साल का वर्क परमिट मिल जाता है, आप उसमें अर्न करें, एक्सपीरियंस लें और आप वापस आ जाएं। अगर आपको कंपनी स्पॉन्सर करती है तो आप स्टे कर सकते हैं। इसी तरह US में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट मिल जाता है, जिसमें आप इतने टाइम की जॉब शो करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के लिए कंसिडर कर लेती है गवर्नमेंट। सही। सो ये जगह हैं जहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल यूरोप जाती में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। एज लिमिट मैटर करती है और लड़कियों और लड़कों के लिए दोनों अपॉर्चुनिटीज हैं इक्वली। ये बहुत मेन क्वेश्चन है कि हर कोई जाने के लिए तैयार है जिसका एजुकेशन में 10 इयर्स का गैप है, इंटरमीडिएट के बाद उसको याद आता है कि मैं डिग्री कर लूँ, एज पर आप कर सकते हैं, लेकिन अपने मुल्क में क्यों नहीं आपने स्टार्ट कर रहे। एम्बेसी तो यही कंसिडर करेगी ना कि कैसे आपको जज करेगी कि आपने 10 ईयर से पाकिस्तान में तो पढ़ा नहीं, तो बेस्ट स्टूडेंट कौन सा है जिसका रिसेंटली अभी डिग्री कंप्लीट हुई है इंटरमीडिएट के लिए, ख़ास तौर पे A लेवल्स के लिए, O लेवल्स की बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनमें गैप आता है तो उसकी 1-1.5 साल की जस्टिफिकेशन मैक्सिमम, और हाँ 4-5-6 साल का या आफ्टर बैचलर्स ऑनर्स डिग्री के बाद आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन USA बड़ी कंट्रीज़ इनको कोई इशू नहीं है। UK में नहीं है कि आपका 5 से 7 साल का गैप भी है तो वो आप उसकी जस्टिफिकेशन प्रॉपर शो कर रहे हैं या आपकी नीड बन जाती है। फॉर एग्जांपल एक ने मास्टर्स कंप्लीट किया हुआ है, वो दोबारा मास्टर्स करना चाह रहा है, उसका 5-6 साल का एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल उसने फाइनेंस पढ़ा हुआ है लेकिन उसका एक्सपीरियंस सप्लाई चेन में है, तो अब उसकी डिग्री की नीड बन गई है कि मैं अब ये डिग्री कर लूँ ताकि मैं अपनी इसी फील्ड में सर्वाइव कर सकूं, बेटर पोजीशन के लिए कंसिडर किया जा सकूं, तो वो डिग्री कर सकता है। तो उसकी अगर प्रॉपर जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करेगा तो उसको वीज़ा मिल जाएगा। यानी वो लोग जो कि फ्रेश अभी पढ़ के फारिग हुए हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जी थैंक यू सो मच जी, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ आ रहे हैं जी। 22 तारीख है और अनमता की सालगिरह है। हैदर इलियास, शर्जील अहमद, मोहम्मद शुमाइल, मोहम्मद आर्यान, मास तारिक, सुहेब और इसके साथ जी जवेरिया शाहिद। आपको बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। सो हमें आपसे इजाज़त चाहिए, लेकिन इससे पहले कल का शो आपने लाजमी देखना है, क्योंकि कल बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमें ज्वाइन करने वाली हैं। और इसके साथ साथ अगर आपकी कल सालगिरह है तो हमें पिक्चर्स भिजवा दीजिएगा और आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आपकी बर्थडे को भी हम ऐसे स्पेशल बनाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।